सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, एक ओंकार। हेलो हेलो हेलो। आ जाइए सभी के सभी लोग फटाफट से। एक बच्चे ने कुछ लिखा है सर, थोड़ा नीचे आना। थोड़ा सा नीचे करना। पता नहीं क्या लिख रहा है। आप लोग लिख लीजिए, मैं देख लेता हूँ। अभी कोई बुक नहीं लेनी है, बाकी आप अगर अपना पैसा खराब करना चाहते हैं आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। अभी अपना पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, मेरा बुक मैटर तैयार हो चुका है। राजीव, आपको भी प्रणाम। तो नाइस। चलिए 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 चलिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप अगर कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्या इम्पोर्टेंट है। जी विनोद साहब, नया टॉपिक अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं शुरुआती 2-4 मिनट आप लोगों के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों की दुख सुख की बातें मैं समझ सकता हूँ। जी जनाब, आज 17 सितंबर 2019 है और समय 8:35 हो चुके हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ गया है, पार लगा दीजिएगा। बिल्कुल लगेंगे भाई, सारे पेपर पार हो जाएंगे। थैंक यू। नया टॉपिक अभी हम शुरू कर रहे हैं। हरिओम साहब कह रहे हैं पहला बैच 1499 में शुरू हुआ था, अब 1199 में शुरू हो रहा है। आप थोड़ा सा और वेट कर लो बेटा, इसके बाद अगला इसी बैच की फीस बढ़ जाएगी। मेरे किसी भी बैच के अंदर लिमिटेड सीट्स होती हैं, और लिमिटेड सीट्स होने का मतलब यही होता है कि जितनी सीट्स अवेलेबल है उसके कोडिंग एक रेशो तैयार किया जाता है। लीव दैट इशू। आज तक हम बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं, लेकिन आपका बात कुछ और है। थैंक यू सो मच। हरिओम साहब, यूं कंपैरिजन करते रहोगे तो एक दिन घिस जाओगे, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैंने जब आईफोन खरीदा था तो आईफोन 1,09,000 रुपए का था। आज वही आईफोन 72,000 का अवेलेबल है। अब अगर मैं एप्पल के पास जाकर इस चीज को लेकर कंप्लेन करूं कि मैंने जब खरीदा तो इतने का, आज ये इतने का है, तो वो लोग मेरे ऊपर ही हंसेंगे। ठीक है। सीपीओ को तो हम कवर करेंगे, डोंट वरी। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कमेंट्स वाले सेक्शन को रोकें, हम अपनी बातचीत शुरू करना चाहेंगे। और चलिए एक बातचीत हम लोग शुरू करने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने थोड़ा सा वोकैबलरी सेशन पर काम कर लेते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो वोकैबलरी की बात की थी लेडीज एंड जेंटलमैन,
पिछली क्लास तक जो हम लोगों ने वोकैबुलरी की बात की थी उसमें ईडियम्स का जिक्र हमने लिया था ब्लू कलर से। थोड़ा सा मैं शुरुआती जिक्र आपका वोकैबुलरी से लेना शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों का एक नया टॉपिक से आपको मिलाना चाहूंगा। तो धीरे धीरे चीजों को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है आप लोगों के मैं एक सेकंड रुकना चाहूंगा बच्चों। आप लोगों के सेक्शन पर जहां तक मुझे लग रहा है अलग अलग शीट्स प्रोवाइडेड हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप लोगों को एक शीट प्रोवाइडेड है, शीट नंबर 3। ठीक है बच्चों, शीट नंबर 3 को जरा निकाल लीजिए और शीट नंबर 3 के मैं मीनिंग आप लोगों को समझाना चाहूंगा और इस बात को धीरे धीरे आगे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग कुछ ईडियम्स को पढ़ लेते हैं और ये ईडियम्स वो ईडियम्स हैं जो कलरलेस हैं। फाइन, शीट नंबर 3 को निकाल लीजिएगा और कलरलेस कुछ एक शीट्स को वीडियम्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला हमारे सामने लिखा है, ये दोस्तों हम लोग शीट का डिस्कशन लेकर चल रहे हैं नंबर 3 पर। फाइन, और ईडियम है ये वो जो बेस्ड हैं कलरलेस एटीट्यूड पर। अब एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा करके हम समझने की काम करते हैं, फिर चीजों को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले लिखा हमारे सामने टू बी कलरलेस। अगर कलरलेस की हम बात करने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु इज बोरिंग। वो इंसान जिस इंसान की जिंदगी में कोई रंग नहीं है, तो ठीक है जी भैया, ऐसे इंसान को हम बोरिंग कहते हैं। ऐसे इंसान की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। फाइन, एक दूसरी बात आती है जिसे अगर हम कहने की कोशिश करें तो ऑफ कलर आपके सामने लिखा है। तो ऑफ कलर का मतलब हम अगर कहने की कोशिश करें अ पर्सन हु इज इल। ठीक है जी, एक बीमार इंसान के लिए हम इस छोटे से ईडियम का यूज करते हैं। ठीक है जी, ऑफ कलर का मतलब हुआ कोई इंसान अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो या फिर एक इंसान जो बीमार महसूस कर रहा है। फाइन, देखो बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, मैं ईडियम तो आपके सामने बोल ही रहा हूं, आपके सामने उनके मीनिंग लिख रहा हूं। आप चाहें तो उन मीनिंग को लिख लीजिएगा, आपके पास आपकी शीट्स अपलोडेड हैं। ठीक है, आप लाइव क्लास के साइड में नोट्स वाले सेक्शन को देखेंगे, उस पर आपकी शीट्स अवेलेबल हैं। तो आप इनको घर पर भी आराम से ठीक ढंग से मैनेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मीनिंग को सुन लें और समझ लें। पहले ईडियम का हम लोगों को लिखा हुआ नजर आया टू बी कलरलेस। इसका मतलब जब कोई इंसान बोरिंग होता है, उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं। आपने कहा ऑफ कलर, इस ऑफ कलर का मतलब समझ आता है एक इंसान जो कि बीमार है। फाइन, नंबर 3 पर हमारे सामने लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं टू गिव या लैंड कलर टू। इसका मतलब समझ में आता है टू मेक अ स्टोरी या फिर समथिंग बिलीवेबल। एक ऐसी चीज या एक ऐसी बात, एक ऐसी कहानी जिसको आप बिलीवेबल बनाते हैं, जिस पर लोग भरोसा कर सके, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, उस बात को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, सो यू गिव कलर्स टू इट। फाइन, जैसे अभी एक नई फिल्म का लॉन्च हुआ है, नई फिल्म का एक लॉन्च हुआ है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। और जो नया लॉन्च है उस फिल्म का नाम है, शायद नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक फिल्म तैयार की जा रही है। ठीक है, और नाम अपने आप सोचने की कोशिश करना। और संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस उसको प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत अच्छी फिल्म की उम्मीद है। और वो आप लोगों ने उस फिल्म के अंदर कलर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव सेल अंडर फॉल्स कलर्स। अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हो गया हमारे सामने 4th, और इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड या टू शो ऑफ। आप जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करें, उसे हम लोग कहते हैं, ईडियम आपके सामने आया सेल अंडर फॉल्स कलर्स। देखो बच्चों, हमने नाउन के दौरान समझा था कलर्स का मतलब फ्लैग होता है, आया ना। और फ्लैग, अगर जिस देश के आप हैं उस देश का आप फ्लैग यूज ना करें तो डेफिनेटली आप प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। एक अगली कैटेगरी से मिलने की कोशिश करते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं बच्चों लोकल कलर। क्या लिखा देखो ध्यान से, लोकल कलर। लोकल कलर की अगर हम बात करें तो लोकल कलर का मतलब हम कहने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल फीचर्स। ट्रेडिशनल फीचर्स, ठीक है ना जी। ट्रेडिशनल फीचर्स का मतलब हमें समझना है कि एक ऐसी क्वालिटी जो हर जगह पर पाई जाती है।
एक ऐसी क्वालिटी जो हर जगह पाई जाती है, एक ऐसी चीज जो हर जगह कॉमनली पाई जाती है। जैसे भारत में हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, भारत में जितने भी हिंदू धर्म के त्योहार हैं, हर एक त्योहार के अंदर रंग जरूर मिलते हैं, कलर्स। ठीक है, इन्हीं को हम लोकल कलर कह सकते हैं। भारत के जितने भी त्योहार हैं, हर एक त्योहार, कितने भी त्योहार हैं भारत में, हर एक त्योहार के अंदर संगीत जरूर मिलता है। ये लोकल कलर ऑफ इंडियन फेस्टिवल कहलाता है, ट्रेडिशनल फीचर है। अगली कैटेगरी आती है हाईली कलर्ड रिपोर्ट। बच्चों, इससे हम कहते हैं हाईली कलर्ड रिपोर्ट। हाईली कलर्ड रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, इसके अगर मीनिंग को हम समझें तो एन एक्साजरेटेड व्यू पॉइंट, किसी चीज को देखने के लिए एक्साजरेटेड, एक्साजरेटेड को हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। जब आप किसी चीज के लिए बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन करते हैं, इसे हम कहते हैं हाईली कलर्ड रिपोर्ट। किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर आप जब लोगों के सामने पेश करते हैं तो ये हुआ आपके सामने हाईली कलर्ड। ठीक है, हाईली कलर्ड आपके सामने हुआ। नंबर 7 पर हमारे सामने एक शब्द आया है बच्चों, जिसे हम कहते हैं सी समवन्स ट्रू कलर्स। इसका मतलब क्या हुआ, टू अंडरस्टैंड वंस रियल बिहेवियर। एक इंसान के असली व्यवहार को जब आप समझने की कोशिश करते हैं, एक इंसान के असली व्यवहार को जब समझने की आप कोशिश करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं टू अंडरस्टैंड वंस रियल बिहेवियर। यानी कि इसके लिए हमने कहा टू सी समवन्स ट्रू कलर्स। अगले पॉइंट पर हमारे सामने आता है एक शब्द सी कलर्स ऑफ समवन्स मनी। इसका मतलब क्या समझ में आया? ठीक है, मीन्स टू फाइंड दैट समवन हैज मच मनी। जब हमें ये पता चलता है कि एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, इसी चीज को हम कहते हैं टू सी द कलर ऑफ समवन्स मनी। फाइन। तो इसी के ठीक आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बड़ा प्यारा है इडियम, बार बार पेपर आप लोगों से पूछता है। इसे हम कहते हैं बच्चों चेज रेनबोज। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछने की कोशिश करूं भाई साहब, अगर हम आपसे पूछने की कोशिश करें कि भैया ये रेनबो है कहाँ? बारिश जब भी होती है तो बारिश होने के बाद आपको आसमान में रेनबो नजर आता है। अगर मैं पूछूं रेनबो है कहाँ, रेनबो कोई फिजिकल एट्रीब्यूट तो है नहीं। अगर रेनबो को आप ढूंढने देखने की कोशिश करोगे तो इनफैक्ट रेनबो अपने आप में कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं है। रेनबो तो छोटा सा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स से बनता है, हाँ ना। अगर आप उसके लिए दौड़ लगाते उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टू चेज रेनबोज। इसका मतलब क्या हुआ, टू एम एट यूजलेस थिंग्स। ठीक है ना जी। यानी कि जब आप एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, एफर्ट्स उस चीज पर लगा रहे हैं जिस चीज की कोई वर्थ नहीं है, जो है ही नहीं, उसके पीछे आप दौड़ लग रहे हैं। ख्याली पुलाव बनाना सुना होगा आप लोगों ने। चलो आ जाओ आगे, नंबर 10 पर हमारे सामने इसी शीट में लिखा है टू शो वंस ट्रू कलर्स। तो इसका मतलब क्या समझ आता है, किसी इंसान का असली व्यवहार, टू रिवील वंस रियल कैरेक्टर या नेचर। किसी इंसान का जो वास्तविक व्यवहार है, वास्तविक परिचय है, उसका असलियत जो है वो लोगों के समक्ष लेकर आना, उसे देखना, समझना, महसूस करना। अगली बात आती है विद फ्लाइंग कलर्स। कलर्स का मतलब हम लोगों ने समझा भी थोड़ी देर पहले। कलर्स का मतलब होता है फ्लैग्स, जो झंडे हैं। अब जो झंडे लहराने की बात है तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलेंट रिजल्ट। क्या कहा बच्चों, एक्सीलेंट रिजल्ट, एक्सीलेंट रिजल्ट। ठीक है बच्चों, आ जाओ। एक नंबर 12 पर लिखा है डाइड इन द वूल। क्या लिखा है बच्चों, डाइड इन द वूल। ठीक है ना जी। डाइड इन द वूल का मतलब हमें समझ में आता है समथिंग दैट इज परमानेंट, समथिंग दैट इज परमानेंट। जो चीज अपने आप में परमानेंट है उस चीज का जिक्र करना, इसे हम कहते हैं डाइड इन द वूल। ठीक है, डाइड इन द वूल। इसका मतलब कोई भी चीज जो परमानेंट है, जो अपनी बेसिक नेचर, बेसिक क्वालिटीज को कभी भी नहीं छोड़ता। नंबर 13 पर आए, जिसे हम कहते हैं टू पेंट इन ब्राइट डार्क कलर्स। फिर से बोलना बच्चों, टू पेंट इन ब्राइट और डार्क कलर्स। इसका मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्लेन इन अ फ्लैटरिंग
मैनर। फ्लैटरिंग को अगर हम हिंदी में कहें तो फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। जब आप किसी की चापलूसी करते हो, जब आप किसी के लिए बड़ा चढ़ाकर बातों को पेश करना चाहते हो, जब आप बड़ा चढ़ाकर किसी के लिए बातें करना चाहते हो, आप तो ये हैं, आप वो हैं, तो उसी को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं इडियम्स में, टू पेंट इन ब्राइट कलर्स। ठीक है, टू पेंट इन ब्राइट कलर्स। ठीक है। 14th नंबर पर एक आखिरी हमारे सामने ईडियम है, उससे भी हम देख लेते हैं। इसका मतलब हुआ टू बी केप्ट इन द डार्क। इसका मतलब टू कीप अ सीक्रेट, टू कीप अ सीक्रेट। बच्चों 14 है हमारे सामने, ये सभी के सभी छोटे छोटे ईडियम्स, और इन सभी के सभी ईडियम्स का जिक्र कलर से रिलेटेड है। ठीक है, फटाफट से एक बार मैं रुक रहा हूं, इन चीजों को एक बार देख लें बड़े ध्यान से, बस पढ़कर रिवाइज कर लें। ठीक है, मैं उसके बाद कहानी को लेकर चलना चाहूंगा आपके एक अगले टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, समय बचाने का काम करते हैं, और यहां तक की बात तो हमारे एक ईडीएम की शीट है। ठीक है बच्चों, अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर दिन टॉपिक के साथ, टॉपिक के पहले या टॉपिक के बाद जो भी आप लोगों को प्रोवाइडेड शीट्स है, मटेरियल है, उसका मैं डिस्कशन ले लूंगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों का करियर विल का जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर मैं हर दिन प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों के लिए वोकैबुलरी शीट्स डालता रहूंगा। हमारे बीच एक मूर्खानंद है, और वो मूर्खानंद कहते हैं कि सर इनके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। बेटे, आंसर्स के लिए आप अपने आप मेहनत करना सीखोगे या नहीं? बड़े ध्यान से सोच कर बताओ। आप इनके आंसर्स पर खुद मेहनत करने की कोशिश करो, उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करो। मेरी बात समझ रहे हैं? जब उन आंसर्स को आप ढूंढने की कोशिश करोगे, एक बच्चा कहता है सर सारा मटेरियल एक साथ अपलोड कर दीजिए। अरे भाई एक बात बताओ, आप सुबह रोटी खाते हैं मान लो 4, दोपहर में खाते हो 4, शाम को फिर खाते हो 4 रोटी, मैं इकट्ठी 12 रोटी आपके सामने रख दूंगा, खा लोगे? अरे मूर्खों वाली बात कर रहे हो यार। धीरे धीरे कंटेंट आपको मिलता जा रहा है, आप उसे अब्जॉर्ब करना शुरू करो। अगर तरीका गलत होता तो मैं अपनाता ही नहीं, तरीका अगर सही है तो डेफिनेटली मैं उसको कोडिंग चल रहा हूँ। खैर, आप समझदार बच्चे हैं। चलिए समय बचाने का काम करते हैं और बात एक अगले लेवल पर लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और अब हमारा एक प्यारा सा डिस्कशन शुरू होता है एक नए टॉपिक से रिलेटेड, और इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। चलिए दोस्तों, अपनी बात को हम शुरू करना चाहेंगे, और ये बातचीत हमारी शुरू होगी एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन डे 1 पढ़ी थी, सुनी थी। आओ सरकार थोड़ी सी रिवीजन लगा लेते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। बच्चे, आप लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक को फॉलो करें। मेरी बुक अपनी तैयार हो चुकी है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूं। वैसे नाम बताना अभी शास्त्रों के खिलाफ है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मेरी जो बुक है उसका नाम है द इंग्लिश एक्यूमेन। वैसे मेरे लिखे हुए बहुत सारे टाइटल्स और भी अवेलेबल है मार्केट में, पर जो कंटेंट अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ तैयार कर चुका हूँ, ये बेसिकली मेरी अपनी थीसिस है, रिसर्च है। और इसके अंदर
आपको मोर देन 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, वोकेबलरी की दुनिया भर की आपको उसके अंदर चीजें मिलेंगी और उनके अंदर भी आप बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइन। तो मैं तो एक चीज जानता हूं कि सब्र का फल मीठा होता है। फाइन। तो ये एक बुक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है और बहुत जल्दी मैं इस बुक को आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उससे पहले आप परेशान ना हो, आपके पास अगर ज्यादा एफर्ट्स हैं, टाइम है, पैसा है, तो आप बेशक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हर एक बुक अब आउटडेटेड है मेरी नजरों में, वरना मुझे शायद आपके लिए इस को लिखने की जरूरत नहीं थी। खैर, मैं बात करनी शुरू करूंगा अगली बातचीत को लेकर। एडजेक्टिव की डेफिनेशन बच्चों जरा पढ़कर सुनाना। देखो बच्चों, मेरी अप्रोच में थोड़ा सा मैं बदलाव लाना चाह रहा हूँ। कल एक बच्चा कह रहा था सर लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब एक तरीका मैं बनाकर चल रहा हूँ, जो चीज है क्लास के अंदर बड़े ध्यान से सुने, हेडफोन्स लगाए रखें, पूरी कथा को ध्यान से सुने। मैं पूरे बोर्ड पर लिखकर हट जाऊंगा, आपको उस चीज को ध्यान से पढ़ना है, लिखने का काम नहीं करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप उसको ध्यान से पढ़ें, अपने आंसर्स दिमाग में तैयार करें। कमेंट सेक्शन से प्लीज बचें, कमेंट सेक्शन पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। और अगर आप इस लेक्चर को लाइव क्लास की तरह से समझना चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने तैयार की, साथ साथ बोलने की कोशिश करें। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। चलो एक छोटी सी बातचीत को समझने का काम करते हैं, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं कुछ एक सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, उन लिखे हुए सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखें, समझने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मैं कहानी समझाना शुरू करूंगा। कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूं, प्लीज इन सेंटेंसेस को लिखें नहीं, सिर्फ देखें और दिमाग लगाएं। इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर आपको जो शब्द पहचानने में आए, आप उन शब्दों को जरा पहचानने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और इन लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझने सीखने की कोशिश करें तो ये वो शब्द हुए तो ये वो शब्द हुए सेंटेंसेस के अंदर जिन्हें आप पहचानते हैं। सिर्फ दिमाग लगाएं और लिखे हुए इन शब्दों को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें जो हर एक सेंटेंस में यूज हुआ है। शाबाश। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन लिखे हुए शब्दों की कहानी को समझ लिया होगा। मैं इन शब्दों को एक एक करके समझने सीखने की कोशिश करूंगा, और कहानी सबसे पहले सेंटेंस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हु का आंसर आपने दिया राम, तो ये नाउन हुआ। राम इज व्हाट, आपने जवाब दिया व्हाट का आंसर स्टूडेंट, यानी कि ये भी एक नाउन हुआ। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो आपने मुझे जवाब दिया इंटेलिजेंट। तो मुझे ये जवाब मिल रहा है व्हाट काइंड ऑफ के साथ। किससे मिला बच्चों? व्हाट काइंड ऑफ। तो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देने वाले शब्द को अगर हम कहें तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, ठीक है बच्चों। अगले सवाल पर मैं काम करना चाहूं, हु वियर्स ब्लू शर्ट, तो हु से आंसर मुझे मिला नाउन।
राखी वियर्स व्हाट, जवाब आपने दिया शर्ट। व्हाट काइंड ऑफ शर्ट यहाँ पर तैयार हुआ हमारे सामने एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूँ, शी अपने आप में एक प्रोनाउन है। शी इज, अरे वो कैसी है, तो आपने कहा सर ब्यूटीफुल है, यानी कि शी की क्वालिटी बताने वाला ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पर इस ए की जरूरत नहीं है। चलो कोई नहीं, आपके सोचने पर क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगर मैं काम करना चाहूं, हु नोज अ गुड पीपल, आपने जवाब दिया मोहन। मोहन नोज हुम, तो जवाब आप लोगों ने तैयार किया पीपल, यानी कि ये भी आपकी तरफ से हुआ नाउन। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, गुड, यानी कि ये हुआ हमारे सामने एडजेक्टिव। ऐसा कुछ लग रहा है कि इस ए की शायद यहाँ जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता, आप लोग जैसा सोच रहे हैं मैं वो सुन रहा हूं, और जो लोग साथ साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब रहेंगे। पहली बात, जो लोग साथ साथ कमेंट कर रहे हैं वो उससे भी बड़े डिस्टर्ब होने वाले हैं। मेरे को आपके कमेंट से नहीं बच्चों, मेरे को आपके दिमाग में एक ही स्ट्रोक में चीजें उतारनी है। जितना कॉन्सेंट्रेटेड एटीट्यूड से पढ़ोगे उतना आपका फायदा है। इस ए को लेकर मेरे दिमाग में संकट आ रहा है, कोई बात नहीं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, अब व्हाट का आंसर दिया आपने मूवी। मैं अगर कहता हूं द मूवी, अरे भाई मूवी कैसी थी, आपने कहा इंटरेस्टिंग, यानी कि ये हुआ एडजेक्टिव। इस एन की हमें जरूरत शायद लग रहा है नहीं है। मुझे इन लिखे हुए सेंटेंसेस में ऐसा लग रहा है कि इस ए का होना या ना होना, इस पर एक नया सवाल उठता जा रहा है। कहानी को बड़े ध्यान से सुने और समझने का काम करें। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर बेसिकली दो फंक्शंस करता है कोई भी एडजेक्टिव। एक बार फिर ध्यान से समझें, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर बेसिकली दो तरह के फंक्शंस एडजेक्टिव परफॉर्म करता है। वो दो फंक्शंस कौन से हैं, ध्यान से सुने। पहले फंक्शन का अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो दोस्तों पहले फंक्शन का नाम हुआ एट्रीब्यूटिव। नाम सर ध्यान से बोलने की कोशिश करना, एट्रीब्यूटिव। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जितना ध्यान से देखोगे, सुनोगे और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करोगे उतना पिकअप होगा, वरना एक जगह भी आपकी अटेंशन हट गई, आपकी कहानी उलझ जाएगी। और आपकी कहानी, आज एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही थी सर, कि मैं वीडियोस में ढूंढता रहता हूं कि मुझे क्या समझ नहीं आया। मेरी बात समझ रहे, मैं वीडियोस में ढूंढता रहता हूं मुझे क्या समझ नहीं आया। वो बच्चा हकीकत में डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप वीडियो को बार बार देखने की कोशिश जितनी बार करोगे, हो सकता है आपके पास इतना समय है, लेकिन जिस इंसान ने वीडियो को लाइव एंजॉय किया है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। मैं आपको इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप कभी क्रिकेट देखने जाओ तो जो क्रिकेट मैच आपने लाइव देखा है उसका मजा ही कुछ और है। मेरी बात समझ रहे हैं? और एक आप उसी लेक्चर को, उसी मैच को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर तब सेंसिबल बनते हैं जब आपको नोट्स बनाने हैं। लाइव सेशन सिर्फ देखो, सुनो और आनंद लो। आपका ध्यान मेरी हर एक बात पर जितना होगा, मैं उतनी ही कोशिश लगाकर आपके दिमाग में हर एक चीज को सेट करता जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी मर्जी आपकी, आप बहुत बड़े इंसान हैं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक हुआ हमारे सामने एट्रीब्यूटिव फंक्शन। एट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करना चाहें तो एट्रीब्यूटिव फंक्शन समझ आता है जब हम किसी भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं नाउन से ठीक पहले। अगर नाउन से ठीक पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो बच्चों नाउन, हम लोगों ने इससे पहले नाउन को समझा तो नाउन अपने अपने छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। कैसे? नाउन में हमने सबसे पहले समझने का काम किया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले मैं यूज करना चाहूं एडजेक्टिव तो ये बनता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बनता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही हम इससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों? अब अगर हम बात करना चाहें इसी के ठीक ऑपोजिट प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं जो इसी से ठीक पहले एडजेक्टिव। तो बच्चों ये भी हुआ हमारे पास कौन सा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन प्लूरल होने की वजह से हम इससे ठीक पहले ए या एन का यूज नहीं करते। अब तीसरी कैटेगरी आती है अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन से ठीक पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल तो काउंट कैटेगरी में रहा ही नहीं, इसलिए इससे भी पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते। ए या एन का यूज नहीं करते। फाइन। तो अब इसको थोड़ा समझने का काम करते हैं। प्लीज पे अटेंशन। मैंने आपसे सवाल पूछा राम इज व्हाट, आपने जवाब दिया स्टूडेंट। बेसिकली ये जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले आया एडजेक्टिव। कौन सा फंक्शन हुआ?
एट्रीब्यूटिव फंक्शन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही इस एन पर हमें आपत्ति नहीं है, ये अपनी जगह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करना चाहूं, लिखा है राखी वियर्स व्हाट का आंसर हमने दिया शर्ट से। शर्ट बेसिकली सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, से ठीक पहले आया ये एडजेक्टिव, कौन सा फंक्शन हुआ, एट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही हम लोगों को यहाँ यूज करना चाहिए था आर्टिकल ए, हमने इसे यूज नहीं किया। शायद हम लोग ये सोच रहे थे कि जच रहा है तो लगा दो, नहीं तो हटा दो। सरकार इस गुस्ताखी की सजा पेपर में आपका गलत आंसर बताती है, ध्यान रखें, बड़े ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, आगे आ जाओ। लिखा है मोहन नोज हुम, सर पीपल, शायद हमें याद आ रहा है नाउन के दौरान हम लोगों ने 5 P का जिक्र किया था। पंच तारा ठेके होते बैक के तार, यानी तेरा सारा। 5 थे भाई साहब वो पी, बोलना मेरे साथ, पुलिस, बोल नहीं रहे हो यार, पुलिस, पब्लिक, पीपल, डिसेंट्री, पोल्ट्री, प्लूरल थे ये शब्द, शायद हम लोगों को याद है। अब अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो ये हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन, से ठीक पहले आया ये एडजेक्टिव, अपने आप में कौन सा फंक्शन हुआ, एट्रीब्यूटिव फंक्शन, ठीक है। अब अगर एट्रीब्यूटिव प्लूरल काउंटेबल नाउन से बात चल रही है तो हमें इस ए की यहां पर जरूरत नहीं है। अगले सेंटेंस का जिक्र करूंगा मैं थोड़ी देर बाद, आओ पहले आगे बढ़ते हैं। लिखे हुए सेंटेंस पर काम मैं करना चाहूंगा। देयर इज व्हाट का आंसर मुझे दिया ट्रैफिक ने। ट्रैफिक अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। इफ आई से व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक, आपने कहा ह्यूज, यानी कि ये जो शब्द है एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर अनकाउंटेबल नाउन हमारे सामने आया से पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो अनकाउंटेबल की वजह से इस ए की हमें जरूरत नहीं थी, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखा है ही हैज व्हाट, जनाब लिखा हुआ ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट काइंड ऑफ वर्क, अर्जेंट। नाउन से पहले आया हुआ एडजेक्टिव से बनाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमें इस एन की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगर मैं काम करता हूं, रोहन नोज हुम, आपका जवाब हुआ एक्टर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। व्हाट काइंड ऑफ एक्टर, पॉपुलर, यानी कि हुआ एडजेक्टिव। अब मेरे दोस्तों इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ, कौन सा फंक्शन, एट्रीब्यूटिव। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की ही वजह से हमने आगे क्या यूज किया, आर्टिकल ए। क्लियर हो गई बात। ये फंक्शन हमारा कहलाता है एट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब यहां से मैं आपको दूसरे फंक्शन पर लेकर चलना चाहूंगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कहानी क्या है। दूसरे फंक्शन का नाम हम कहने की कोशिश करें तो दूसरे फंक्शन का नाम हुआ बच्चों प्रेडिकेटिव फंक्शन। बड़े ध्यान से सुने और समझें। दूसरे फंक्शन का नाम मैंने आपको बताया प्रेडिकेटिव फंक्शन। प्रेडिकेटिव को अगर ध्यान से हम समझना चाहें तो प्रेडिकेटिव शब्द बना है प्रेडिकेट से। किससे बना है, प्रेडिकेट से। मैं फिर कह रहा हूं प्रेडिकेटिव शब्द बना है प्रेडिकेट से। लिख लेता हूं ताकि जल्दी ही चीजें याद रह जाएं। प्रेडिकेटिव शब्द बना है प्रेडिकेट से। अब किसी भी लिखे सेंटेंस में अगर मैं प्रेडिकेट ढूंढूं तो वो तरीका क्या है, ऑब्जर्व कीजिएगा। मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा आई एट एन एप्पल। ऑब्जर्व कीजिएगा, सेंटेंस लिखा आपके सामने आई एट एन एप्पल। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में से मैं सब्जेक्ट को हटा दूं, किसको हटा रहा हूं, सब्जेक्ट को अगर यहां से हटा दूं, लिखे हुए इस सेंटेंस में अगर मान लीजिए मैं सब्जेक्ट को हटा दूं तो जो भी ये हिस्सा बच गया, ये बचा हुआ हिस्सा ही प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट हटाकर सेंटेंस में जो भी बच गया वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को अगर मैं हिस्सों में बांटने का काम करता हूं तो प्रेडिकेट में लिखा है एक वर्ब, और वर्ब के ठीक बाद आगे जो भी लिखा है वो बेसिकली क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह, सुन रहा है ना तू, अब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट की जगह यानी कि वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट ना लिखा हो और ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ मिले, एडजेक्टिव, तो इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। उल्टा सोचने पर यह समझ आ सकता है कि अगर इस एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा होता तो ये एट्रीब्यूटिव बनता। अरे भाई हाँ है ना। अब जब नाउन ही नहीं है तो नाउन अगर नहीं है तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन का जिक्र भी यूजलेस हुआ। क्वेश्चन पर वापस आ जाए। लिखा है शी इज ब्यूटीफुल। कई बच्चों ने सोचा होगा कि सर यहां पर ना आप एक काम करो, गर्ल लिख दो। बेसिकली आप गर्ल के बारे में नहीं सोच रहे थे। गर्ल अपने आप में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आया ये एडजेक्टिव
एट्रीब्यूटिव बन जाता। अरे भाई हाँ है ना। और इसी की वजह से शायद हम लोग किसको ठीक मान रहे थे, आर्टिकल ए को। लेकिन अगर ध्यान से हम समझें तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कहीं गर्ल का तो जिक्र है ही नहीं। अब अगर गर्ल का जिक्र नहीं है तो भैया इस आर्टिकल की भी हमें जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर प्रेडिकेटिव फंक्शन में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगले सेंटेंस की बात भी ऐसे ही हुई, द मूवी इज एन इंटरेस्टिंग। बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग के बाद कोई नाउन नहीं तो इस आर्टिकल की भी हमें जरूरत नहीं। एक बार सारी कहानी को ध्यान से देख लें, समझ लें, फिर मैं चलता हूं आगे। प्लीज लिखने का काम आराम से करें, खेल समझने का है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं। बाकी जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बातचीत को ध्यान से समझने का काम करते हैं। जो आप लोगों ने अभी तक लिखा उस बात को मेरे साथ रिवाइज कर लें। प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, चीजों को बड़े ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। लिखने का काम आराम से करें, वो आपकी एक सेकंड ओपिनियन होगा। लिखे हुए सेंटेंस के कहानी को समझने के लिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन तैयार हुई, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। हम लोगों ने इस बात को समझने के लिए कुछ एक सेंटेंसेस लिखे। बाद में हमें समझ आया कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक हमने कहा एट्रीब्यूटिव फंक्शन। एट्रीब्यूटिव समझ आता है जब एडजेक्टिव का यूज हम नाउन से ठीक पहले करते हैं। ठीक, नाउन को अगर हम कैटेगराइज करना शुरू करें तो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आया एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव हुआ। सिंगुलर होने की वजह से ही आर्टिकल ए या एन का हम यूज करते हैं। क्यों, ये आर्टिकल जाकर हमें समझाएगा। सर अगर लिखा हमारे सामने प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल होने की वजह से आया पहले एडजेक्टिव, प्लूरल होने की वजह से आर्टिकल ए या एन की हमें जरूरत नहीं है। आगे लिखा अनकाउंटेबल नाउन, तो सर अनकाउंटेबल में काउंटेबिलिटी ही नहीं तो ए या एन की हमें जरूरत नहीं है। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स में समझने का काम करें, अगर मान लो दोस्तों इस लिखे हुए एडजेक्टिव के बाद ये नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो इस नाउन की वजह से ही आर्टिकल आ रहा था, ये आर्टिकल की भी जरूरत नहीं। तो यही चीज हमारे सामने आती है प्रेडिकेटिव नाम से। ठीक है बच्चों, तो प्रेडिकेटिव फंक्शन हुआ जब हम किसी भी वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ यूज करने का काम करते हैं एडजेक्टिव, यानी कि इसके बाद नाउन नहीं तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन की भी जरूरत नहीं। एडजेक्टिव की कहानी को डिटेल में समझने के लिए सर जरा इसे चेंज कराएंगे। एडजेक्टिव की कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो एडजेक्टिव के टाइप्स सबसे पहले हमसे सवालों में पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव जितने टाइप के हुए उसी से 3 तरह के सवाल आते हैं और पहली तरह के सवाल पर मैं काम करना शुरू करूंगा। बड़े ध्यान से देखें, सुने, समझें, लिखने की फुर्सत आराम से लगाएं। ठीक है मेरे दोस्तों।
बीच में मैं आप लोगों को 2-4 मिनट दूंगा, आपके कमेंट सुनूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं उसको तब सुनूंगा। प्लीज अभी कमेंट्स पर ध्यान ना दें। फाइन। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव के टाइप्स कई तरह की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहला जो जिक्र आता है प्रॉपर एडजेक्टिव का। दोस्तों, अगर प्रॉपर एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली एक ऐसा एडजेक्टिव हुआ जिससे हम डिराइव करते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर एडजेक्टिव की अगर बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव को हम डिराइव करते हैं प्रॉपर नाउन से। चलो इस कहानी को समझने के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाता हूं, जल्दी कहानी समझ आएगी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अपने देश का नाम लिखा इंडिया, तो इससे प्रॉपर एडजेक्टिव तैयार हुआ इंडियन। थोड़ा सा लिख लेता हूं, ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन और ये हमने डिराइव किया प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा पड़ोस में घूम के आते हैं। चाइना से हमने तैयार किया चाइनीज। मैं अगर आगे थोड़ा और घूमने की कोशिश करूं तो एक बड़ा प्यारा शब्द आ रहा है हमारे सामने, इंग्लैंड। तो इससे हमने तैयार किया इंग्लिश। पड़ोस में आ जाओ भाई साहब, लिखा है हमारे सामने जर्मनी, मैंने एक नाम लिखा जर्मन। फाइन। अच्छा, अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं आईआईटी से तैयार किया आईआईटीएन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं हमारे सामने। फाइन, ये सारे के सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। खैर, मैं आपको थोड़े से सवाल पर लेकर चलना चाहूंगा जिन सवालों से कहानियां हमारे एग्जामिनेशन में दी जाती हैं। मैं आपके सामने कुछ चॉइसेस लिख रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप उन चॉइसेस में से अपनी किसी एक चॉइस को टिक-टॉक करें, ठीक है। मैंने आपके सामने इन चॉइसेस के लिए लिखा और इनका एक छोटा सा मैं शब्द आगे जोड़ देता हूं, कल्चर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सवाल और भी तैयार कर देता हूं। चलिए दोस्तों, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से ध्यान से सुने और समझने का काम करें। लिखी हुई इन सारी की सारी बातचीत को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द आपके हिसाब से सही है। मैंने आपके सामने अपोस्ट्रोफे लगाए हैं, अपोस्ट्रोफे लगाने के बाद आगे कल्चर लिखा, ये पोजेशन बताने का काम हुआ। सबसे पहली बातचीत को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं, क्या ये कहा जाना ठीक है इंडियाज कल्चर? शायद आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर नाउन पढ़ा है। अरे भाई हाँ है ना, आपने मेरे साथ मिलकर नाउन पढ़ा है कि नेम ऑफ अ कंट्री के साथ हम अपोस्ट्रोफेस यूज कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि अगर हम इस तरीके से बात करना चाहें तो इन लिखे हुए प्रॉपर नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस हिसाब से ये वाली जो बात हमने लिखी है अपने आप में बिल्कुल ठीक हुआ। अगर मैं इसी बात को आगे लेकर चलना चाहूं तो इंडियन का मतलब क्या समझ आता है? इंडियन का मतलब हमें समझ आता है भारत की, का, के या की। तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इसके अंदर तो पहले से ही का, के, की का मीनिंग जुड़ा हुआ है। यानी कि इनके साथ अगर हम बात करने की कोशिश करें तो भाई साहब इनके साथ हमें अपोस्ट्रोफेस लगाने की जरूरत नहीं है। और यही वो वजह हुई कि जिसकी वजह से हम लोगों ने इस डिस्कशन को गलत या इस डिस्कशन को हमने खारिज किया। अगली बात को लेकर चलना चाहूंगा, मेरे सामने आगे लिखा है इंडियंस कल्चर। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इंडियन अपने आप में एक प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ हमने प्लूरल बनाया। बड़े ध्यान से सोचने की कोशिश करें, क्या मैं किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बना सकता हूं? भाषा में सिंगुलर से प्लूरल होने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को है। पहली बात तो ये, भाषा में किसी भी सिंगुलर से प्लूरल को अगर आप लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कॉमन नाउन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी के आधार पर कुछ प्रोनाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं, वो भी किस लिए? क्योंकि वो किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। क्लियर हो गई बातचीत? तो कायदा ये कहता है कि प्रोनाउन का एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं यू आर इंटेलिजेंट्स? क्या मैं कह सकता हूं यू आर ब्यूटीफुल्स? तो भाई साहब ये बदतमीजी है।
हाँ है ना? तो किसी भी एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते, पहली बात तो ये। या फिर अगर मैं कहूं तो एडजेक्टिव के साथ ये एस या ईएस जोड़ने का कायदा गलत हुआ। मुझे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। नाउन के दौरान हम लोगों ने एक दो सवाल पढ़े थे, मैं उनकी बात करता हूं। मैंने एक सवाल लिखा था, शी सॉ अ 6 feet स्नेक। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, आज रीजन समझ आएंगे, क्या कहा, क्या चीज लिखी, उसके रीजन समझ आएंगे। मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं शी सॉ व्हाट, तो व्हाट का आंसर आपने दिया स्नेक। स्नेक अपने आप में क्या हुआ बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से ये ए हम लोगों ने यहां यूज किया। आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले ये जो भी चीज आ रही है ये एडजेक्टिव है, तो भैया एडजेक्टिव का हम प्लूरल बनाते नहीं। इसी वजह से शायद हम लोगों ने इस फीट को हटाकर यहां पर लिखने का काम किया था फूट। अब मुझे समझ आ रहा है, इस चीज को हम लोगों ने डेफिनेट कैटेगरी से जोड़ा था। कुछ याद आ रहा है बच्चों? हम लोगों ने लिखा था न्यूमेरल यूनिट नाउन या एडजेक्टिव, तो बीच में आई हुई यूनिट को हम सिंगुलर रखते थे। हकीकत में वो यूनिट अपने आप में इस तरह के सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करता है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। मैं फिर एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए। जैसे अगर मैंने कहा राम डिमांडेड, पुराना ही सेंटेंस है बच्चों, 10 inches पाइप्स। मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछना चाहूं राम डिमांडेड व्हाट, तो मेरे भाई व्हाट का आंसर आपने दिया पाइप्स। अपने आप में ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही हम लोगों ने इससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। अरे भाई हाँ ना? तो बच्चों इसी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ये जो भी कुछ आ रहा है, इनफैक्ट ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब अगर ये एडजेक्टिव हुआ तो हम किसी भी एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल यूज नहीं करते। यही वो वजह है कि इस यूनिट को हम लोग सिंगुलर रख रहे थे। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? मैं फिर कह रहा हूं, जिस इंसान का नाउन ठीक है वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक्सपर्ट बनता है, और जिसका नाउन ठीक नहीं है वो हर जगह पर अपने आप को उलझाएगा और कंफ्यूज होगा। मैं आज आपकी क्लास के अंदर एक नई अप्रोच लेकर चल रहा हूं, ध्यान से सुनने की, ध्यान से समझने की। जो ध्यान से सुने समझे वो सीखने की कोशिश करेगा। जो साथ साथ नोट्स बनाने के चक्कर में भैया बहुत बर्बाद होता है आपका समय। कल एक बच्चे ने लिखा, मुझे महसूस हुआ इसलिए गाड़ी अब सही ट्रैक पर ला रहा हूं। मेरे सामने लिखा हुआ एक और सेंटेंस हम लोगों ने समझा कि भैया एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। चलो एक और बड़ी अच्छी प्यारी सी चीज के साथ खिलाता हूं। मैंने आपके सामने एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा, देखो ध्यान से, शूज। बेटा शूज हम लोग जानते हैं आइडेंटिकल, अरे हाँ है ना, आइडेंटिकल पार्ट्स के अकॉर्डिंग बनता है। बेसिकली ये शब्द अपने आप में एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बोल नहीं रहे हो भाई? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब ये अपने आप में एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसका एक्चुअल में फंक्शन बदल रहा हूं मैं। अगर मान लो मैं इसी लिखे हुए शब्द को किसी और नाउन के एट्रीब्यूटिव यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं? किसी और नाउन के एट्रीब्यूटिव, यानी कि नाउन से ठीक पहले अगर यूज करता हूं तो यही शब्द अपने आप में क्या बना? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनने की वजह से ये सिंगुलर रहा या प्लूरल? आ जाओ अभी अपने आप समझ आ जाएगा। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं आपके सामने शूज मार्केट, क्या ये कहना अपने आप में ठीक होगा? आप कहोगे बिल्कुल गलत हुआ सर। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने आप में नाउन हुआ, नाउन का एट्रीब्यूटिव अगर ये है तो क्या हुआ? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का हमें प्लूरल बनाने की इजाजत नहीं है, है ना? अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं आपके सामने शूज डिजाइन, तो ये क्या कहना अपने आप में सही है? आप कहोगे बिल्कुल गलत सर, डिजाइन अपने आप में नाउन, और नाउन से पहले आए ये जो भी है एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। इज माय पॉइंट क्लियर? अरे हाँ या ना? तो प्लूरल नहीं बनता। चलो एक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो। मैं आपके सामने कहूं लंग्स ऑपरेशन, क्या ये कहना अपने आप में सही है? मैंने कहा आपके सामने लंग्स ऑपरेशन, क्या ये कहना सही है? बिल्कुल गलत हुआ सर। ऑपरेशन अपने आप में एक नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते। क्या यहाँ तक की बात अपनी क्लियर हुई बच्चों? अब बात क्लियर है तो आज जो कहानी ये समझ आती है। इंडियंस लिखना अपने आप में गलत हुआ। अब मेरे सामने एक अगली बात आती है, लिखा है देखो जी इंडियाज तो अपने आप में सही है। जब मैं इंडिया की कल्चर की बात कर रहा हूं तो क्या आप चाइना का जिक्र करोगे? बिल्कुल नहीं सर। इंडिया का अगर जिक्र करे तो इंडिया का स्पेसिफिक ही जिक्र होगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये समझ आता है कि इस तरह के लिखे हुए एपोस्ट्रोफे एस के साथ हम लोग कभी भी द का यूज नहीं करते, क्योंकि जिसके साथ आप एपोस्ट्रोफे लगा रहे हो वो है ही स्पेसिफिक। अरे हाँ ना? यही वो वजह हुई जिसकी वजह से ये चॉइस गलत हुई। फिर अगली बात देखो, द तो अपने आप में है ही गलत, और ये इस एडजेक्टिव का प्लूरल भी गलत हुआ। अरे हाँ ना? तो ये बात हमें यहां पर भी लागू होती नजर आई।
कि possessive एडजेक्टिव्स के साथ भी हम लोगों को द लगाने की जरूरत नहीं है। अगली बातचीत फिर वही गड़बड़ हो रही है भाई, तो दोनों तरफ से गलत हुआ। तो इनफैक्ट इसमें कौन सा आंसर और भी करेक्ट हुआ? बात समझ में आ रही है? अरे भाई हाँ है ना। तो कहानी ये समझ में आती है कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्लूरल का बिहेवियर नहीं रखते। ठीक है बच्चों, मैंने आपके कुछ पुराने सवालों के जवाब आज आपको दिए हैं। नाउन की इस कैटेगरी को आप लोगों ने लिखा है, कहीं पर पढ़ा है। 2 मिनट रुक रहा हूं, बड़े कहानी को ध्यान से देख लें, समझ लें, फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है पहला सेक्शन आप लोगों को समझ आया कि प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली प्रॉपर नाउन से डिराइव किए जाते हैं और इनके साथ छोटी छोटी गलत फहमियां कैसे जुड़ जाती हैं। और मैं एक बार फिर कह देता हूं बच्चों, जब भी आपको फुर्सत मिले अपने नाउन को ध्यान से रिवाइज करें। नाउन के बगैर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होता, ना ही आपको समझ आ सकता, ये मैं जानता हूं। और जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करनी है ना भाई, वो अपने टीचर को फॉलो करते हैं, वो नहीं पढ़ते फालतू की बकवास के चक्कर में। ठीक है ना जी, साक्षात चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, लेट इट बी। आइए एक दूसरी कैटेगरी से मिलते हैं जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर प्रोनाउन पढ़ा था, और जब आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर प्रोनाउन पढ़ा था तो एक लिस्ट बनाई थी मेरे दोस्तों ने, आई, माई, मी। बोलो हाँ। पॉजेसिव केस का जिक्र हम लोगों ने किया था, आई, माई, मी। कुछ याद आ रहा है बच्चों? और हम लोगों ने उस माई वाली कैटेगरी को उठाया था और हमने उस कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांटा था, एक नाउन के साथ और एक नाउन के बगैर। जिन्हें हम नाउन के साथ यूज करते थे उसका मैं दर्शन आपको कराना चाहूंगा। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। याद आ रहा है बच्चों? हम लोगों ने इनका जो जिक्र किया था, इनके साथ कंपलसरी हम लोगों ने यूज करने की कोशिश की थी नाउन। कुछ याद आ रहा है बच्चों? अब एक बार ध्यान से देखो, जब नाउन के साथ हम इनको यूज कर ही रहे हैं तो नाउन के एट्रीब्यूटिव ही तो हैं ये, यानी कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कई सारे मूर्ख, कई सारे बेवकूफ इंसान पढ़ा रहे हैं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे माफी चाहूंगा इस बात के लिए,
सॉरी, कई सारे लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, जिक्र उठा लाते हैं एडजेक्टिव का। अब सोचने की बात यह है कि यार कहानी चल रही है कुछ और आप जिक्र कर रहे हो आज के आगे वाले टॉपिक का, तो ये तो बर्बाद है माहौल, ये बर्बादी का आलम है कि सीखना क्या चाह रहे हैं, सिखा कुछ और रहे हैं, कुल मिलाकर सारी खिचड़ी बन गई। और ऐसी खिचड़ी से भैया कुछ भी नहीं होना जाना। फाइन, जहां जो चीज बताने लायक है मैं खुद बताऊंगा और मैं आपको धीरे धीरे निखारना चाहूंगा हर एक चीज पर। लॉजिकली समझेंगे, ज्यादा समय नहीं बचाना, आई मीन वेस्ट करना। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस में हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी आई, माई, मी। मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करता हूं। आई, माई, मी, हम लोगों ने इस कैटेगरी का जिक्र किया था नाउन के साथ, अरे हाँ है ना। और इसी से हम लोगों ने एक जिक्र तैयार किया था जो नाउन के बगैर हम लोगों ने यूज किया। कुछ याद आ रहा है भाई? नाउन के बगैर अगर हम यूज करते हैं तो वो तो हमारे सामने प्रोनाउंस रहे, लेकिन नाउन के साथ यूज करते हैं तो ये बेसिकली एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब अगर ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं तो कैसे काम करते हैं, आज थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। अच्छा चलो, मैं अगर मान लो एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, करीना इज द माई फ्रेंड। अब देखो, तुम गुस्से में मत देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखा, करीना इज द माई फ्रेंड। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ है, आप कहोगे सर गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आ रही है। क्यों गड़बड़ नजर आ रही है, थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। करीना इज द माई फ्रेंड, इस फ्रेंड से ठीक पहले एट्रीब्यूटिव क्या यूज हुआ, माई। अब अगर इससे ठीक पहले एक एट्रीब्यूटिव माई हम लोगों ने यूज किया तो इस माई का मतलब ये तो, अब देखो करीना अगर मेरी है, अबे नालायको मेरी फ्रेंड है, अगर करीना मेरी फ्रेंड है तो भैया मेरी ही तो है, तुम्हारी कैसे हो सकते है? हाँ है ना। इसका मतलब जब इस माई की वजह से स्पेसिफिक हो ही गया है तो मैं द की जरूरत नहीं। कायदा ये बनता है कि हमारे सामने लिखे हुए इन सभी एट्रीब्यूटिव्स के साथ हम लोगों को आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर इज माय पॉइंट? ठीक है, आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। एक अगली कैटेगरी के एडजेक्टिव से मिलते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोलकर सुनाना जरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव हमारे सामने आते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले शब्द हैं, पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। और ऐसे शब्दों की मुझे कुछ कुछ याद आती है, दिस, दैट, दीज, दोज। कुछ याद आ रहा है भाई? और देखो बच्चों, अगर हम इन्हीं शब्दों के साथ जोड़ने की कोशिश करें किसको, नाउन, हो गए हमारे ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बोलो हाँ। अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा आई लाइक द दिस मूवी, तो क्या ये कहना ठीक हुआ? अब देखो ध्यान से, डिमॉन्स्ट्रेटिव हम उस शब्द को कहते थे जो पॉइंट आउट करने का काम करता है। अरे भाई हाँ है ना, आप जब पॉइंट आउट कर ही रहे हो तो पॉइंट आउट करते हैं तो स्पेसिफिक चीजों की तरफ ही पॉइंट आउट करने का काम करेंगे। तो बेटा जब आपने इससे पॉइंट आउट करके स्पेसिफिक बना दिया तो आर्टिकल की जरूरत नहीं, यानी कि इन लिखे हुए शब्दों के साथ भी हम लोगों को आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। एक अगली कैटेगरी के एडजेक्टिव से हम लोग मिलते हैं और इस एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो ये भी आपका सुना सुना लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो ये मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीनिंग को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले शब्दों से मैं आपको परिचय दिलाऊं, भैया प्रोनाउन में पढ़े थे हमने पढ़ा ईच, इसी जैसा एक शब्द और आ गया एवरी, आगे मैंने कहा आइदर, एक शब्द मैंने और लिखा आपके सामने नाइदर। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम एक चीज तो जानते ही हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट अगर करने की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट एक बार में एक को लिए ही डिस्ट्रीब्यूट करने का मीनिंग तैयार करते हैं, इसीलिए इनके साथ हम हमेशा बनाते हैं कौन सा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कायदे से अगर हम चलना चाहें तो बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहने की कोशिश करूं, मैं क्या कहता हूं, दे नो द ईच गर्ल। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आप कहोगे कि सर ये गर्ल अपने आप में नाउन हुआ, इसी से पहले आया ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, तो जब इसकी वजह से ये बातचीत स्पेसिफिक हो ही गई है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक बना ही रहे हैं, तो इस द की भी जरूरत हमें नहीं। इसका मतलब इनसे ठीक पहले भी हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? समझने की कोशिश करना बच्चों, कहाँ आर्टिकल का यूज सेंसिबल है और कहाँ यूज सेंसिबल नहीं है। तो इस बात से थोड़ी सी कहानी को लेके चल लेते हैं बच्चों आगे। हमारे सामने कई तरीके से एडजेक्टिव्स का फंक्शन सामने आता है और एक अगले एडजेक्टिव की मैं बात करना चाहूँ। देखो बच्चों, इस एडजेक्टिव का अगर मैं बात करूं तो ये इसे हम कहते हैं नोमिनल एडजेक्टिव, नाउन से निकले हैं। ये तीनों हमारे प्रोनोमियल एडजेक्टिव हैं जो प्रोनाउन से निकले हैं। फाइन। एक अगले एडजेक्टिव से मैं मिलाना चाहूंगा जिसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को अगर हम पूछना चाहें तो आप जवाब देते हैं हाउ मच। ऐसे कई सारे शब्द जो हाउ मच का आंसर दे सकते हैं, जैसे अगर मैंने कहा मच, लिटिल, सम। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करनी शुरू करेंगे, एक्चुअल में ये है क्या, कैसे फंक्शन करते हैं। क्लियर है? इसकी बात हम करना शुरू करेंगे। फाइन। तो सर एक बार जरा कमेंट्स दिखाना, मैं देखना चाहूंगा कि बच्चे कमेंट्स पर क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। आज बच्चों थोड़ा सा कमेंट पर देखना चाहूंगा, माहौल बनाते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, फटाफट से आ जाएं। थैंक यू ऋषिकेश। मजा इस बात का आएगा बच्चों जब चीजें आपस में जुड़ती चली जाएंगी। फाइन। हम लोगों ने नाउन पढ़ा, अब नाउन का असली एक्सेस सब समझ में आएगा। कुणाल साहब, मैं किसी टीचर को नहीं जानता कि इसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। प्लीज किसी का नाम लेकर यहाँ किसी को बेआबरू ना करें। थैंक यू सो मच। वेरी गुड सर। थैंक यू वैभव। तो नहीं सर। मुझे कोई काम का कमेंट लगेगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। मैं सब आप लोगों की कमेंट्स थोड़ा स्पीड से देखने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र साहब, जो सवाल आपने पूछा इसको मैं आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छी बात है जी। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं और बहुत 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 अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं जी। अस्तित्व साहब, बुक ऑनलाइन मिलेगी, अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगी। शाबाश। भगवान शायद अगर होंगे तो दुनिया में आप जैसे होंगे। शुभम, इतनी अतिशोक्ति ठीक नहीं है बेटा। सो नाइस। बहुत अच्छे इंसान।
चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। सोहन को एक मुक्का मारो सर, फेंक के यहीं से। सोहन को क्लोज टेस्ट सोल्व करने हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पर ध्यान नहीं है इसका, कुछ और पढ़ना है। मूर्खानंद कहाँ से आते हैं ये समझ नहीं आता। एक इंसान कॉमन सेंस लगाकर चलता है कि जो चीज समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो चीज समझ लो। मेरे नालायक इंसान, किसी भी सेंटेंस में जब क्लोज टेस्ट आप फिल करते हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए जाते हैं कि आपके ऑप्शन में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो आपको यही नहीं पता नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या, क्या भरोगे क्लोज टेस्ट में। मैं देख रहा हूँ दुनिया भर की नोटंकी हो रही है, मतलब हर रोज कोई क्लोज टेस्ट करा रहा है, कोई PQRS करा, मतलब बच्चों को अपने 4-5 क्वेश्चंस रटा रटा के बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसा बर्बाद कर रहे हैं, ना तो उन बच्चों का कोई रिजल्ट है, और वो बेचारे इतने मासूम होते, उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। एक बार हमारी क्लास के साथ जुड़ने के बाद उनके तोते उड़ जाते, उन्हें तब पता चलता कहानी ये है, हम तो किसी और को खुदा माने बैठे थे, कहानी तो यहाँ छिपी हुई है। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सतीश जी। इस नॉलेज को लोगों तक फैलाएं। मेरा अगला बैच आ रहा है, लोगों को उसके बारे में जरूर बताएं ताकि एटलीस्ट उनकी परसेप्शंस को मैं खोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस बस बस, कमेंट्स को हटाएं सर। सर चलो बच्चों, फटाफट से कमेंट रोके, कमेंट को रोके, कहानी पर पढ़ने का काम करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम लोगों ने यहां तक समझने का काम किया 5 तरह के एडजेक्टिव्स। चलिए हम एक अगली तरह के एडजेक्टिव से आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, और वो अगली तरह का एडजेक्टिव बड़ा खूबसूरत है। एक अगली तरह का एडजेक्टिव हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी कई तरीके से पूछी जा सकती है, बताई जा सकती है, और क्वालिटी को पहचानने का हम लोगों का सवाल तैयार होता है, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, कोई चीज कैसी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को बड़े ध्यान से सुने और समझे। एडजेक्टिव बताता है किस तरह की क्वालिटी। कई तरह की क्वालिटीज एग्जामिनेशन हमारे सामने रखता है, मैं उस क्वालिटी को आपके सामने डिस्क्रिप्शन में रखना चाहूंगा। और इस क्वालिटी को समझने के लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन जो हमसे पूछता है, दैट इज कॉल्ड ऑसस कॉम्प। बच्चों पढ़कर सुनाना जरा, मैंने क्या लिखा, ऑसस कॉम्प। फिर से पढ़ें, ऑसस कॉम्प। आप अगर इस छोटे से डिस्क्रिप्शन को एक्सपेंड करना चाहें तो ओ से हम लोगों ने तैयार किया ओपिनियन। ओपिनियन को ही हम कहना चाहें तो हमारा विचार। एस की अगर हम बात करें तो साइज। ए की अगर मैं बात करूं तो एज। एज के लिए यंग हुआ, ओल्ड हुआ, ठीक है जी, न्यू हुआ। एस की अगर हम बात करें तो ये हुआ बच्चों शेप। शेप राउंड, सर्कुलर, ट्रायंगुलर। सी की अगर हम बात करें तो ये हुआ कलर। ओ की बात करें तो बच्चों हुआ ओरिजिन, ठीक है, यानी कि कोई चीज जन्मी कहाँ है, इंडियन, चाइनीज, मुगलाई एटसेट्रा। एम की अगर हम बात करें तो ये हुआ बच्चों मटेरियल, किस धातु से कौन सी चीज बनी है। और पी की अगर हम बात करें तो पर्पस, ठीक है जी, कौन सी चीज किस पर्पस के लिए है। देखो अगर मैं आपके सामने कहने की कोशिश करूं, लॉन्ग शार्प नाइफ, पेपर का दिया सवाल है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं ब्लैक लॉन्ग इंडियन लेदर जैकेट, ठीक है जी। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, जैसे अगर मैंने कहा अ टॉल हैंडसम मस्कुलर ब्रिटिश एक्टर। मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से इनकी अरेंजमेंट पर फोकस करें क्योंकि यहां से आप लोगों का एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। एडजेक्टिव्स में आर्टिकल लगना है या नहीं लगना, ये सवाल पहला हुआ हमारे सामने। एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, ये दूसरा सवाल हुआ। एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट काफी बार पूछी जाती है, ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए ओसस कॉम्प हम तैयार करते हैं। ओ से हुआ ओपिनियन, आपका विचार। साइज
लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है जी, टॉल एक्सेट्रा। ए से तैयार किया एज, यंग ओल्ड न्यू एक्सेट्रा। एस शेप, ठीक है। सी फॉर कलर, बाकी हम लोगों को पता चल ही गया है। सबसे पहले लिखा है अ लॉन्ग शार्प नाइफ। शार्प किसी और कैटेगरी से नहीं जुड़ता, शार्प बेसिकली हमारे ओपिनियन से जुड़ता है। तो इस सीक्वेंस में अगर हम कहने की कोशिश करें तो शार्प का जिक्र पहले और लॉन्ग उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, अ ब्लैक लॉन्ग इंडियन लेदर जैकेट। अरेंजमेंट की अगर मैं बात करना चाहूं तो बच्चों ये तो देखो जैकेट आपका एक नाउन है, इस नाउन की वजह से सिंगुलर काउंटेबल होने की वजह से ए है, और ये सारे आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। तो सबसे पहले हम अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो अरेंजमेंट के हिसाब से क्या होना सबसे पहले चाहिए, ओपिनियन से रिलेटेड कोई शब्द नहीं, साइज से रिलेटेड शब्द आया तो अरेंजमेंट में सबसे पहले लॉन्ग का आप जिक्र करें, लॉन्ग के बाद ब्लैक इंडियन लेदर। बच्चों एक चीज हमें पता है कि जो मटेरियल है पर्पज से पहले आए, यानी कि मटेरियल लास्ट में पहुंच गया, लास्ट में ये लिखा हुआ है ही, अरे हाँ है ना, यानी कि ये हमारे पास 4th नंबर पर ठीक है। अब मुझे देखना है लेदर से मटेरियल से ठीक पहले ओरिजिन लिखा है, यानी कि आपका इंडियन भी सही जगह लिखा है, यानी कि जो ब्लैक है ओरिजिन से पहले कलर आना है, यानी कि ये जो लिखा है ये 2nd नंबर पर। तो करेक्ट आंसर बनता है लॉन्ग ब्लैक इंडियन लेदर जैकेट। इनकी अरेंजमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल पर मैं काम करना चाहूंगा, अ टॉल हैंडसम मस्कुलर वीटिश एक्टर। अब अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो एक्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, इसी के लिए आर्टिकल ए का यूज अपनी जगह ठीक हुआ। अब मुझे देखना है इसमें अरेंजमेंट, सबसे पहले ओपिनियन क्या कहता है, ओपिनियन हुआ जी हैंडसम, ठीक है, ओपिनियन हुआ अपने आप में हैंडसम। ओपिनियन के ठीक बाद हमें दिखाई दिया, शाबाश, साइज। साइज के बाद अगर हम कहें तो ये हुआ आपका मस्कुलर, और उसके बाद कलर को मेंशन करें तो ठीक है बच्चों। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ऑसस्कॉम्प इसे हम कहते हैं, और इसकी अरेंजमेंट बड़े प्यार से पेपर आप लोगों से पूछता है। चलिए दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद एक अगली कैटेगरी के एडजेक्टिव से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, और उससे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, शायद इस नंबर से ही हम लोगों ने एक शब्द का जिक्र लिया था जिसे हम कहते हैं बच्चों न्यूमरल। क्या कहा, न्यूमरल। न्यूमरल का मतलब क्या हुआ, जब हम अंकों को शब्दों में लिखते हैं उसी चीज को हम न्यूमरल कहते हैं, न्यूमरल नंबर को ही हम कहते हैं। तो हम लोगों ने इस नंबर को सर देखो नाउन के दौरान भी इसी तरीके से कैटेगराइज किया था, डेफिनेट कहकर, हाँ या ना। डेफिनेट को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये 3 हिस्सों में बट जाता है। एक हमारे सामने आती है बात कार्डिनल, कार्डिनल हुआ हमारे सामने 1 2 3 ऐसे लिखे हुए शब्द। सर दूसरे शब्द की अगर हम बात करें तो ये हुआ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जो ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। और तीसरे की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव। क्या नाम लिया भाई, मल्टीप्लीकेटिव, जिसे हम कहते हैं सिंगल, डबल एटसेट्रा। अब आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है इनकी अरेंजमेंट को लेकर, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं द 3 फर्स्ट स्टूडेंट्स एटसेट्रा। तो बच्चों इसकी अरेंजमेंट का हमेशा आप ध्यान रखें। इसकी अरेंजमेंट जब भी आपके एग्जामिनेशन में दी जाती है तो आर्टिकल द लगाकर हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं ओ मीन्स ऑर्डिनल, के बाद हम लिखते हैं सी मीन्स कार्डिनल, और इसके बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, और इसके बाद हम लोगों का आता है नाउन।
तो इस लिखे हुए सेंटेंस की अरेंजमेंट को अगर ठीक किया जाए तो पहले जिक्र आना चाहिए फर्स्ट और उसके बाद जिक्र आना चाहिए थ्री। सीक्वेंसिंग पेपर में यहां तक जरूर पूछी जाती है, ठीक है, इसका बड़े ध्यान रखें। फाइन, ये तो हुई हमारी डिस्कशन की बात डेफिनेट को लेकर। एक दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं बच्चों इनडेफिनेट, यानी कि जब संख्या निर्धारित नहीं होती, और जब संख्या निर्धारित नहीं होती तो ऐसे शब्द आते हैं हमारे सामने, जैसे मैंने कहा सम, मैनी, फ्यू एटसेट्रा। अब इसके यूसेज की मैं बात करना शुरू करूंगा थोड़ी देर के बाद, इसका जिक्र हम लोग लेकर चलेंगे अलग से। फाइन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद एक अगला एडजेक्टिव आता है जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो एक ऐसा शब्द हुआ जो सवाल पूछने का काम करता है, और ऐसे शब्द जो सवाल पूछने का काम करते हैं तो ऐसे शब्दों का परिचय लेके चल लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, व्हाट। एक शब्द मैंने और लिखा भाई साहब, देखो ध्यान से, हुज। और एक शब्द मैंने और आपके लिए लिखा, विच। अगर हम इन शब्दों की बात करते हैं तो इन शब्दों को अगर मैं नाउन से ठीक पहले यूज करूं, यानी कि हो तो गए ये नाउन के एट्रीब्यूटिव, अगर मैं इन शब्दों को नाउन से ठीक पहले यूज करता हूं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल तैयार हुआ, व्हाट आंसर डिड ही गिव। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो मेरे भाई बड़े ध्यान से देखो, ये लिखा नाउन, नाउन से ठीक पहले आ रहा है ये क्वेश्चन पूछने के लिए तो एट्रीब्यूटिव, और अगर एट्रीब्यूटिव तरीके से ये यूज हुआ तो है तो अपने आप में एक एडजेक्टिव ही, अरे हाँ है ना। तो बच्चों ये हुई हमारी बातचीत एडजेक्टिव के टाइप्स को लेकर। एडजेक्टिव के टाइप्स अगर फटाफट से एक बार आप देख लेते हैं तो मैं कहानी को लेकर चलता हूं आगे। प्लीज टेक योर टाइम, रुक रहा हूं 1 मिनट कहानी को समझने के लिए, आप करो प्लीज। मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ तक की कहानी को देख लिया है और आप आराम से इस चीज को लिख लेंगे। दोस्तों ये तो थी हमारी बातचीत जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव का मीनिंग हमें समझ आया, एडजेक्टिव की हम लोगों को छोटी छोटी बातें समझ आई, और नाउन के कुछ उलझे सुलझे सवालों को हमने बड़े सटीक तरीके से समझने का काम किया। फाइन, और नाउन के आधार पर काफी सारी चीजों को हम लोगों ने देखने का काम किया, सुनने समझने का काम किया। फाइन, तो अब मैं एडजेक्टिव का एक अगला लेवल शुरू करने की कोशिश करूंगा, एंड दैट लेवल इज कॉल्ड करेक्ट यूसेज। करेक्ट यूसेज और करेक्ट यूसेज एक दायरा है जिस पर हमें बहुत अच्छे से डिटेल में मेहनत करनी होगी। तो मुझे लगता है कि कथा शुरू कर सकते हैं हम। सर देखना जरा हमारे पास समय है इतना कि कहानी हम आगे ले चलें। 5 मिनट का समय है, तो आप एक काम करें, हैं जी, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा बच्चों से बात कर लेते हैं, है ना, वरना नाराजगी की भी तो महफिल बैठी है? आसमां को जमी ये जरूर
भी नहीं, जान ले, जान ले। वर्षा बहन, आपने सवाल पूछा वंस ट्वाइस थ्राइस किस कैटेगरी में आएगा? आएगा, आएगा, इनका जिक्र भी आएगा। लाडो बेटा आएगा। एट दिस स्टेज व्हाट वुड बी द बेस्ट स्कोर इन योर ओपिनियन? सवाल ही बेकार है। मेरे ओपिनियन से क्या होता है? मेरे ओपिनियन से तो सीधी बात इतनी है भाई साहब, अगर आपके सामने 200 नंबर का पेपर है, 200 के 200 निकालो, ये बेस्ट स्कोर है। नॉनसेंस क्वेश्चन। थैंक यू दीपिका बेटा। शुभम बुक आएगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सांस लेने दो, अब दो चार बातें कर लेंगे। पब्लिश में गया है बेटा, प्रिंट मटेरियल गया हुआ, बहुत जल्दी आते ही। अरे चिंता क्यों करते यार, मेरी जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा। चलिए चलिए ना बेटा विकास, 6 आवर्स वाला नाउन देखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत देखो, बस आप आराम से चाय पियो और आराम करो, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान है। चलिए, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं कल आपके समय पर। टेक केयर, लव यू ऑल।